हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मुनीफ फारूक और तज्ज़िया कार बैरिस्टर साद रसूल मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। साद, हम ये देख रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ये कहना और ये पूछना कि अनटिल अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इज फॉर्म्ड आर वी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये आप इसको विद सार्काज़म के तौर पे देख रहे हैं, इन लाइटर वेन ओनली देख रहे हैं, इसका ज़्यादा गहरा मतलब देख रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज हैं और एक कंटेंशियस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आई है वो तब से लेके अब तक एक बड़ा अनफॉर्चुनेटली एक माहौल इस तरह का क्रिएट हुआ है, बड़ी अनकैनी एम्बिगुइटी है। हम बहुत से लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज्यादा एक पुश बैक आएगा जुडिशरी की तरफ से, बट वी हैवंट सीन दैट। मैं सबसे पहले तो आई थिंक कि द वर्ड प्ले कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हैं तो क्या हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, अगर वो आईनी बेंच हैं तो क्या हम गैर आईनी बेंच हैं। मेरा ख्याल है वर्ड प्ले तो सार्काज़म है, लेकिन आपने बिल्कुल दुरुस्त इसकी निशानदही की कि इसके पीछे एक रियल सेंटिमेंट है। ना सिर्फ कि इसके पीछे एक रियल पर्सनल सेंटिमेंट है जो कि किसी भी शख्स का अगर वो जज साहब की जगह पे होगा तो उसको ही शायद वो वूंडेड हो इस बात से कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग है इसमें किसी को भी सही तरह समझ नहीं आ रहा, एंड परहैप्स जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हैं वो सीनियर दो जज साहिबान हैं। बट साथ ही साथ इसके अंदर बसद एहतराम मेरे ख्याल में एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन भी है या एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेरी भी है जो कि मुझे इस तरफ रेज करती है मेरी आईब्रोज के। इसका मतलब है कि अभी 26वीं तरमीम के ऊपर जुडिशरी के अंदर कोई यूनानिमिटी नहीं है कि वो तरमीम दुरुस्त है या नहीं। और क्योंकि ये मुकदमा भी अभी ज़ेर इल्तवा होना है जिस पे 26 अमेंडमेंट का मुकदमा सुना नहीं गया, अभी अभी सुना जाना है। हुकूमत का ये कहना है कि उसको आईनी बेंच सुनेगा। लेकिन दूसरी तरफ हमें याद रखना चाहिए कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का और जस्टिस मुनीब अख्तर का एक प्रोसीजर्स की कमेटी के तौर पे एक फ़ैसला, एक 2-0 का डिसीजन मौजूद है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि एक फुल कोर्ट को, तमाम जज साहिबान को बैठ के 26वीं तरमीम का मुकदमा सुनना चाहिए। और ये इस तरह के कमेंट्स जो आज हुए ये वो डीपर क्वेश्चन रेज करते हैं कि क्या 26वीं तरमीम के अंदर अभी इस तरह के सुकम मौजूद हैं, क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन में इस तरह के सुकम आएंगे जिसकी वजह से उसकी पूरी लेजिटिमेसी चैलेंज हो सकती है। अभी मुनीब साहब ने बात की और बात वो दुरुस्त है कि आईनी बात तो हर मुकदमे के अंदर आप रेज कर सकते हैं। अगर एक पुलिस वाला आपको लाल इशारे के ऊपर रोक ले और कहे कि मैं आपका चालान करना चाहता हूं, तो वो लाल इशारा था नहीं था, स्टेट की क्या पावर है, क्या वो गाड़ी के अंदर हाथ डाल सकता है, नहीं डाल सकता, अगर उसने बदतमीजी की है तो आप एक रिट फाइल करेंगे। स्टेट का एक और सिटीजन का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एक शहरी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो इस सिंपल से इंटरेक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। अगर मर्डर का केस हो तो उसके अंदर राइट टू लाइफ इन्वॉल्व है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है। अगर प्रॉपर्टी का केस हो तो उसके अंदर राइट टू प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है। तो क्या अभी इसमें बहुत सा इबाम है कि क्या बात चलेगी, क्या ये तमाम मुकदमात, क्या इसके अंदर यह प्रिंसिपल होगा कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन हुआ तो सिर्फ आईनी बेंच सुनेगा, या कोई जुडिशियल टेस्ट ले डाउन करना पड़ेगा कि एक सब्सटैंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन हो तो वो इस बेंच के सामने जाएगा, बाकी मुकदमात यही वाली अदालत सुनेगी। मतलब इस साथ टेस्ट को आपको नहीं कौन ले लगता कि डाउन जस्टिस करेगा, क्या याया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ले डाउन करेगा? इंक्रीजिंगली इस सूरत हाल और इस आईनी तरमीम के बाद इररेलेवेंट होते जा रहे हैं डे बाय डे? आज जस्टिस अमीनुद्दीन ने भी ऑर्डर्स पास किए, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब आर ऑन वन साइड, और इस तरह महसूस होता है कि दे आर वेटिंग टू सी हाउ दिस पैन्स आउट, कि ये अब देखते हैं ये किस तरह तमाशा लगता है, ये जो किया है। खामोशी भी अब इख्तियार कर बैठे हैं। गो कि जस्टिस याया ने टाइमली नहीं बुलाई मीटिंग, जिस तरह सीनियर प्यूनी जज और जस्टिस मुनीब ने कहा था। व्हाई ही टुक दैट टाइम, मुझे इसका जवाब अभी तक नहीं मिल रहा, कोई तसल्ली बख्श जवाब। क्यों उन्होंने वो टाइम बाय किया? और जस्टिस याया अब जिनके ऊपर अब सुपरा चीफ जस्टिस जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को कहा जा रहा है, यू नो दिस इज व्हील विद इन अ व्हील, इट इज, वी टॉक अबाउट पावर पॉलिटिक्स एक तरफ इन सियासत के अंदर, इसको क्या कहें? देखिए, मेरे ख्याल में बस मेहर इसके दो पहलू हैं आपकी इजाज़त से। एक ये है कि क्या जस्टिस याया अफरीदी ने वो फैसला जिसकी तरफ अभी आपने इशारा भी किया, जो प्रोसीजर्स की कमेटी ने किया था 2-0 से, उसको इम्प्लीमेंट करने में देर की, और क्या इसमें कोई इग्नोरेंस थी या कंप्लिसिटी थी, या इसके आप जो भी मुतल्लिका अल्फाज यूज़ करना चाहें, ये तो हकीकत के ऊपर असल में क्या हुआ जब भी चीफ जस्टिस साहब से कहीं सवाल पूछा जाएगा तो तभी पता चलेगा। लेकिन इसके अंदर एक और डिवीजन भी है जिसकी तरफ मैं आपकी निशानदही करना चाहता हूं।
जस्टिस याह्या अफरीदी भी, जस्टिस मंसूर अली शाह भी और जस्टिस मुनीब अख्तर भी, ये तीनों आइन के स्पेशलिस्ट जजेस हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस हैं। वैसे तो तमाम सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मुकदमात सुन सकती है, तमाम जज साहिबान बहुत फाजिल हैं, लेकिन कुछ की क्रिमिनल स्पेशलिटी है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की फॉर एग्जांपल सिविल की स्पेशलिटी रही, वो भी बहुत अच्छे आइन के मुकदमात सुन सकते हैं। लेकिन ये टॉप 3 जजेस तो प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस थे। तो कमिटी में जब जुडिशल कमीशन के अंदर जब जुडिशल कमीशन में ये बहस हो रही थी, तो क्या कोई दलाइल दिए गए हुकूमत की तरफ से, अटॉर्नी जनरल की तरफ से, लॉ we'll मिनिस्टर की never तरफ know से, because we just don't know कि कि ये जो किस 3 बार के टॉप ऊपर जज ये साहिबान जज हैं, किया ये है। नॉट जस्ट जुडिशल कमीशन, कि ये पार्लियामानी कैसे कमेटी किया, ने भी किस तरह ये और फैसला इसमें किया, कोई बार ही नहीं है ना साथ साहब। बिल्कुल, और इसमें चीफ जस्टिस साहब को भी एक स्नब है, इसके अंदर उनको भी एक स्नब है कि आप मौजू नहीं है आईनी बेंच के लिए, आप मौजू नहीं है आईनी बेंच की सरबराही के लिए, तो क्या किसी पार्टिसिपेशन के लिए मौजू नहीं है, हम आपके बगैर बनाएंगे। तो आई थिंक इसके अंदर 2 लेवल के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सिर्फ एक लेवल पे नहीं चल रहा। साद, आपको भी यकीन है क्योंकि वो आप दीदा भी होती हैं अदालतों में और उसके बाद उनको उनकी रिहाई को चैलेंज भी किया जाता है, डू यू थिंक ये अंडरस्टैंडिंग के तहत ही हुआ है? देखिए, मैं इसके ऊपर कमेंट तो मेरे पास कोई ख़बर नहीं है। मुनीब साहब की ख़बर पे मुझे यकीन है कि वो दुरुस्त कह रहे होंगे, लेकिन मैं सिर्फ इस बात की तरफ थोड़ी सी निशानदही करूं मेहर साहिबा, कि ये हमारा न्यू नॉर्मल देखें कि एक जमहूरियत के अंदर एक रूल ऑफ लॉ प्रोफेस करने वाले मुल्क में, एक ऐसे मुल्क में जो कहता है कि हम आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं, उसमें हमारा न्यू नॉर्मल ये है कि अगर किसी को भी आप जितनी भी देर अंदर रखना चाहें तो उसके 100 तरीके हैं। ये बात दुरुस्त है, मुनीब साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की, इसको हमने फैक्चुअली होते भी देखा है। लेकिन बतौर एक जमहूरियत का और कानून का तालिब इल्म मेरी नाकिस राय तो ये थी कि अगर कोई जुर्म करेगा तो उसको आप फिर अंदर रख सकते हैं, वरना आपके पास कोई जवाज़ नहीं होगा किसी को अंदर रखने के लिए। तो जैसे जैसे हम सियासत पे बात करते हैं, हमें ज़रूर करनी चाहिए, और मुनीब साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बताया कि एक लॉ का डोमेन है, एक उसके बाद लॉ की पॉलिटिक्स का, रियलिटी का डोमेन है। ज़रूर उसमें ऐसे ही डिफैक्ट चीज़ें होती होंगी डिफैक्टो, लेकिन किसी वक्त हमें आपस में एक दूसरे से ये सवाल पूछना है कि हमारा ये एक एक्सेप्टेबल नॉर्मल क्यों है कि आप किसी भी शख्स को जब तक चाहें आप एक नहीं, दूसरे नहीं, तीसरे मुकदमे में रख सकते हैं। ये बात कोई आइन और जमहूरियत के शायान शान नहीं है। मैं सर, दूसरी ये बात सवाल गुजारिश, और काजी ये बड़ा फायज ईसा साहब के अनफॉर्चुनेट न्यू नजदीक तो नॉर्मल है। अहमियत का हामिल नहीं था, ना उनने ऐसी कोई बात सुनी, ना उनको कभी नजर आई। आपको लग रहा है कि करंट जुडिशियल डिस्पेंसेशन के नजदीक ये अहमियत रखेगा ये सवाल? मेरा ख्याल है कि इस तरह के जो सवालात होते हैं महर, वो बॉटम अप राइज करते हैं, क्योंकि जो इस सवाल का के एंड पे जो मजलूम है या जिसके साथ इस तरह की कोई ज्यादती हो सकती है, या जो इसके रिसीविंग एंड पे है इस तरह की पावर के, जब तक वो राइज नहीं करेगा तो जो इस पिरामिड के टॉप पे है, जो ये पावर एक्सरसाइज कर सकता है, उसको तो कोई इंसेंटिव नहीं है इसको रिफॉर्म करने का। और मैं बसद एहतराम गुजारिश करूं कि रिसेंटली पीटीआई की जो लीडरशिप है, जो 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक के साथ नजर आई, और लोगों ने इसका बरमला, पीटीआई के वर्कर्स ने इसको बयान भी किया, वो भी इस पावर पिरामिड के अंदर एक ऐसी जगह पे लग रहे हैं जहां पे उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के अंदर हमें नजर आता है कि कुछ टेंटेटिव नेचर है, वो नॉन डिसाइसिव हैं। शायद सिस्टम के साथ चलने में बेहतरी हो, शायद सिस्टम को कुछ चीज़ों पे चैलेंज करने में बेहतरी हो। ये जो फंडामेंटल एक बुनियादी कोर की डिसीजन है, मेरा ख्याल है यही वो कंटेस्टिंग पॉइंट है जिसके ऊपर पीटीआई की लीडरशिप को लोग जज कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग साथ, बिकॉज जो आप बात कर रहे थे वो तो बड़ा डायरेक्टली कह रहे हैं, ही डज सीम टू बी कॉम्प्रोमाइज, मगर तहरीक इंसाफ की एक ये ख्वाहिश भी है कि ह्यूमन राइट एक्सेसेस को हाईलाइट करेगी, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन खान को बेल आउट करेगी, मगर हम ये देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सवाए बांग्लादेश के किसी मुल्क की इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का हवाला नहीं दिया अपनी कैंपेन के अंदर, बल्कि यही बयानिया हिंदुस्तान का भी है कि बांग्लादेश में हिंदुओं और दीगर अक़लियतों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है। तहरीक इंसाफ कैसे अपना ये मुकदमा इस तरह सामने रखेगी? अभी भी किस तरफ से ज्यादा ख्वाहिश रख रही है, एस्टैब्लिशमेंट से रिलीफ के, ट्रंप से रिलीफ के, किधर से? बिकॉज राणा साहब तो कह रहे हैं कि भाई इनएविटेबली तो साढ़े को ही आना है। मेहर, मैं तो इस बारे में जब भी हमारी बात हुई है, मेरा तो इसके अंदर एक कंसिस्टेंट व्यू है कि
پاکستان تحریک انصاف کو یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جب کسی سیاسی جماعت نے پاکستان کی سرحدوں سے باہر کسی طاقت کی طرف دیکھا ہے یا اپنے آپ کو طاقت میں لانے کے لیے، جو کہ آپ کو یاد ہے ہلری کلنٹن صاحبہ کے بیانات ہیں، کانڈیلیسا رائس نے اپنی کتاب کے اندر اس بارے میں بات کی ہوئی ہے، جب پاکستان کے سیاستدانوں نے ہمارے ملک سے باہر دیکھا ہے یا پاور میں آنے کے لیے یا پاور میں رہنے کے لیے، وہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، اس سے پاکستان کا اور پاکستان کی عوام کا فائدہ نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب کی جو مجھے سمجھ آئی ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس، میری خبر نہیں ہے، لیکن میری جو ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو سپورٹر ہے وہ پارٹلی ریزسٹنس کا سپورٹر ہے۔ اس نے بہت سی چیزوں کے اوپر اپنی انڈیویجول علاقائی سوشل کلچرل وجوہات کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنے آپ کو عمران خان صاحب کے سیاسی موقف سے زیادہ ایک ریزسٹنس کے موقف سے ایسوسیٹ کیا۔ اگر پی ٹی آئی کی قیادت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی طرف دیکھے گی یا امریکہ کی طرف دیکھے گی یا سعودی عرب کی طرف دیکھے گی تو شاید وہ بھی ماضی کی سیاسی پارٹیز کی طرح پاور میں تو آ جائیں، لیکن جو ان کی کور سٹرینتھ ہے وہ اس کو کمپرومائز کر دیں گے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے فیصلے اچھے ہوں برے ہوں، ہم اس سے خوش ہوں نہ خوش ہوں، پاکستان کے فیصلے پاکستان کے اندر ہونے چاہیے، اور یہی ٹھیک موقف میرے خیال میں پی ٹی آئی کو بھی اپنانا چاہیے۔